दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और उनका ये कहना है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, जो संविधान की मर्यादा के हिसाब से पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, हम उसको नहीं मानते। यहां तक तो बात समझ में आती है क्योंकि केजरीवाल साहब को इस देश का कोई भी कानून पसंद नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान राजा बनने की इजाजत किसी को नहीं देता है। जो भी इस देश में काम होगा वो संविधान के हिसाब से होगा। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल साहब को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि दिल्ली के राजा हम हैं, ये एलजी कौन होता है, इसको किसने यहां भेज दिया, हम नहीं मानते। तो जिस मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, संविधान की मर्यादा और संविधान की इज्जत करना जिसने नहीं सीखा है, और हर बात में वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंच जाता है कि शायद उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसका साथ देंगे और वो मनमानी कर लेगा। ऐसा ही एक और मुद्दा अब आया है चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट को लेके। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पे इंटरफियर करना चाहिए, या जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिए क्या वो वास्तव में आने वाले दिनों के लिए क्या एक अच्छा ट्रेंड खड़ा करेंगे या एक नए विवाद को जन्म देंगे। ये जानना हमारे लिए भी जरूरी है। और एज ए नागरिक हमारे सामने एक ही किताब है, वो है संविधान। हम किसी जज को नहीं जानते, हम किसी एमपी को नहीं जानते, हम किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं जानते। हम जानते हैं भारत के संविधान को, और संविधान के हिसाब से वस्तु स्थिति क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, कल भारत में संविधान दिवस मनाया गया था और उस मौके पे भारत के उपराष्ट्रपति ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी संविधान सभा से संबंधित, और जिन लोगों ने संविधान की रचना की थी उनके स्टेटमेंट को उपराष्ट्रपति महोदय ने पढ़ा था। मैं अभी वो आपके सामने पढ़ने वाला, ताकि आने वाले समय में जो हम अगले कुछ मिनटों में जो चर्चा करेंगे उसका तथ्य, उसका आधार आप तक पूर्ण रूप से पहुंच जाए। उपराष्ट्रपति साहब ने कहा था, ऑन दिस मोमेंटस डे आई वुड मेक रेफरेंस टू द सेज रिफ्लेक्शन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने कहा जो अम्बेडकर साहब ने कहा था, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली limited to creation of 3 organs of the union but also to define the limits of their power। भारत के संविधान में 3 विभाग या शाखाएं दी गई हैं जिसके आधार पर भारत का संविधान और ये देश चलेगा। और जैसा हमें पता है कि एक है जुडिशरी, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, और ये तीनों की जरूरत है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तीनों को अपनी मर्यादा में रह के ही काम करना होगा। And it is also essential because if the limits are not defined, the institutions will become autocratic and start exploitation। उन्होंने ये कहा कि अगर, जो अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर ये जो संस्थाएं हैं अपनी मर्यादा में नहीं रही तो हर आदमी अपने हिसाब से काम करेगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। सबको लगेगा, जैसे केजरीवाल को लगता है कि वो दिल्ली के राजा बन गए और हम संविधान को नहीं मानते, तो हर व्यक्ति ऐसे ही करने लगेगा। इस देश में अराजकता फैल जाएगी और ये देश बर्बाद हो जाएगा। Therefore, the legislator should be free to enact any law। इसीलिए जो लेजिस्लेटर है वो क्यों है उसकी हम चर्चा करेंगे कि उसको अधिकार है कानून बनाने का। द एग्जीक्यूटिव शुड बी फ्री टू टेक एनी डिसीजन। अब एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल है उसको कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार है। एंड सुप्रीम कोर्ट शुड बी फ्री टू इंटरप्रेट द लॉज। तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इन मुद्दों को जब हम आगे समझते हैं तो 2 बातें हमें और समझनी जरूरी है। ये मैं वर्बेटिम दोस्तों जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनकी स्पीच में से
मैं बकायदा कोट कर रहा हूं, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं अपनी तरफ से कोई बात कह। When the Constitution was evolved by the Constitution Assembly, the message was loud and clear. It is in the exclusive domain of Parliament. Parliament alone is the architect of Constitution to the exclusion of other agency, be it executive or judiciary. सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, ना एग्जीक्यूटिव को है ना जुडिशरी को है। ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए बार बार ये कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जब आता है कि साहब ये कानून ठीक नहीं है, तो अगर ठीक नहीं है तो आप पार्लियामेंट को अप्रोच करिए। हाँ, अगर कानून में गैप है तो गैप की भरपाई सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से कर सकता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में या देश में कानून पार्लियामेंट ने बना दिया है, तो उसमें इंटरफियर करने का अधिकार ना कोर्ट को है ना एग्जीक्यूटिव को है। टू पुट इन द लेमैन्स लैंग्वेज, पार्लियामेंट cannot script a judgment of Supreme Court and similarly Supreme Court cannot script law for us। तो बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया कि जैसे पार्लियामेंट है वो जजमेंट नहीं लिखेगा, वो न्याय नहीं दे सकता, इसी तरह से न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हर एक को अपनी लिमिट में रहना होगा। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट को कौन भेजता है, बनाता कौन है? जनता अपने वोट देके सांसद चुनती है और सांसद अपनी सरकार सांसद जो होते हैं वो अपनी सरकार चुनते हैं। अब जनता के बीच में कौन गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र लेके कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सब करेंगे। जनता ने उनकी बात सुनी और जनता ने उनको अधिकार दिया। जब वो आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कानून बनाया और अब जुडिशरी ये कहे कि ये कानून ठीक नहीं है, अगर वो कानून विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई ये कह दे कि हमें कानून पसंद नहीं है, तो क्या ये उचित होगा? केजरीवाल साहब को भारत सरकार के कानून पसंद नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल साहब को ये मतलब कि खुली छूट दे देनी चाहिए कि वो जो चाहे करें, और केंद्र सरकार को ये कह देना चाहिए कि आप पहले केजरीवाल की बात सुनो तब आप अपने कानून देखिएगा, क्योंकि केजरीवाल को आपके कानून पसंद नहीं है? क्या ऐसे देश चलेगा? क्या ये पार्लियामेंट की मर्यादा रह जाएगी? ये गंभीर सवाल आज हमारे सामने है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, पीपल हु सिट इन द पार्लियामेंट आर देयर बिकॉज थ्रू ए लेजिटिमाइज मैकेनिज्म ऑन ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड द पीपल हैव एक्सप्रेस्ड देयर मैंडेट एंड देयरफॉर पार्लियामेंट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट है वो संविधान का आधार है एंड ऑथेंटिकली रिफ्लेक्टिंग द मूड ऑफ पीपल एंड देयर ओपिनियन। ये बात सही है कि जो एमपीज हैं वही तो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन करता है डेमोक्रेसी में? ये बात हमें समझनी होगी। द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इज द सोल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्वेश्चनेबल। आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। इट इज नॉट एमिनेबल इन द टास्क ऑफ इंटरवेंशन आइदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ये बातें भारत के उपराष्ट्रपति महोदय ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कही। ये आधार आपको समझना जरूरी था, क्योंकि यही पार्लियामेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 239 AA, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, और इसी माध्यम से दिल्ली को एक राज्य के रूप में काम करने का अधिकार दिया था, यूनियन टेरिटरी होते हुए। और इसलिए इस पैराग्राफ को सुनना आपके लिए जरूरी है। पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239 AA, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट of 1991, the Union Territory of Delhi shall be called National Capital Territory of Delhi. Hereby the part refer as a National Capital Territory, and the administrator thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor. यहाँ कहीं नहीं कहा कि दिल्ली को हमने स्टेट बनाया है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
केजरीवाल हमेशा इस बात को लेकर शोर मचाते रहते हैं दिल्ली स्टेट है। दिल्ली स्टेट नहीं है। दिल्ली में सिर्फ ये कहा गया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलेंगे और उनको हम लेजिस्लेटिव अधिकार देते हैं जो दिल्ली में जो एनसीटी है उसके चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा और कुछ जो प्रावधान दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिस्ट दी गई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें एंट्रीज 1, 2, 18, 64, 65 और 66 को छोड़कर बाकी जगह पे जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है वो अपने कानून बना सकती है। जो वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वो कानून बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और केजरीवाल साहब को भी ये मानना पड़ेगा कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो सीमित हैं, बाकी राज्य सरकारों की तरह नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि अगर किसी मुद्दे पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में तकरार होती है तो वो मुद्दा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। तो हर बार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाना क्यों जरूरी है? अगर मुद्दा है तो राष्ट्रपति भवन भी भेजा जा सकता है और राष्ट्रपति की एडवाइस पे काम किया जा सकता है, क्योंकि इसी में लिखा गया है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इस बात को समझना होगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात हमें समझनी होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी दिल्ली चीफ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो अगर उनको कोई शिकायत है तो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को शिकायत कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। और इसी 239AA में बहुत क्लियरली कहा गया है कि पार्लियामेंट को अधिकार है दिल्ली के संबंधित कोई भी कानून बनाने का। और उसी के संदर्भ में भारत की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसके मैं आपको पढ़ रहा हूं और जिसका मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। हमने देखा डिटेल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 बनाया गया, जिसके प्रावधान पूरी डिटेल में मैंने कई बार अपने वीडियोस में किए हैं, लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह कौन करेगा वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया उसमें साफ लिखा, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और आप चाहें तो नेट पे जाके एनसीटी एक्ट 1991 में जो क्लॉज 45 है आप उसको पढ़ सकते हैं। और वहां बहुत साफ लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी मींस चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अब ये कोई बोले कि साहब चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं है, हम अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट देंगे, तो कल को मेरे को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है, चीफ मिनिस्टर को और बहुत सारी प्रावधान पसंद नहीं है, तो जो संसद ने कानून पास किया है इसका कोई औचित्य रह जाता है। और अब सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा गया है कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब की अपॉइंटमेंट पे एतराज है, दिल्ली सरकार को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आज तक जितने चीफ सेक्रेटरी हुए हैं जब से केजरीवाल आए हैं उनकी सबसे लड़ाई रही है। तो प्रॉब्लम चीफ सेक्रेटरीज में है या प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर में, इस बात को समझना होगा। दूसरी बात, जो चीफ सेक्रेटरी को काम करना होता है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया दिल्ली के लिए, उसके हिसाब से काम होगा। अगर चीफ सेक्रेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो वैसे ही वो गैरकानूनी हो जाता है। निश्चित रूप से केजरीवाल साहब उस काम को रोक सकते हैं और जरूरत पड़ने पे कोर्ट के माध्यम से या डायरेक्ट प्रेसिडेंट को लिख के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा सकती है। ये प्रावधान कानून में है, लेकिन आपको अपनी मनपसंद का आदमी चाहिए
जैसा आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पास होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश दिए, रिलीफ दिया, आपने सबसे पहले क्या किया? उन्हीं अधिकारियों के ट्रांसफर किए जो केजरीवाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा अब क्या है? मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आई डोंट थिंक देयर विल बी ए सॉल्यूशन इफ वी लीव इट टू द एलजी एंड सीएम, कि अगर हम एलजी और सीएम के हवाले ये काम छोड़ देंगे तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि क्या हम एलजी और सीएम की मर्जी से चलेंगे या भारत के कानून से करें? यहाँ पे एलजी साहब, यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को ये कहना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को, कि देखिए कानून बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आपको वो फॉलो करना होगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? लेट द सेंटर और एलजी सजेस्ट ए पैनल ऑफ सीजन्ड आईएएस ऑफिसर एंड सीएम विल पिक वन ऑफ देम। क्या ये प्रावधान है? क्या कानून में ये कहीं लिखा हुआ है जो व्याख्या चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं? कल को हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉलेजियम में सरकार को हम बोलेंगे कि आप 10 आदमियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दीजिए कि आप इस 10 में से कोई 4 आदमी ऐसे जज अपॉइंट कर लो। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह मंजूर होगा, ये पैनल वाला खेल? जब कानून में ये प्रावधान है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस रास्ते पे क्यों जाना चाहता है? और ये तो अभी बात हो रही है चीफ सेक्रेटरी की, कल को फिर बात आ जाएगी कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट होगा, फिर बात आ जाएगी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, फिर सीएजी को लेके, फिर बाकी पोजीशंस को लेके, फिर दिल्ली के अंदर पुलिस कौन देखेगा वो भी सीएम को पता नहीं है, तो उसके लिए भी एक पैनल बैठाया जाए, क्योंकि डीआईजी की पोजीशन या आईजी की पोजीशन सीएम के पूछे बगैर कैसे हो गई? कहां रुकेगा ये खेल? और चीफ सेक्रेटरी साहब की पोस्टिंग अगर केंद्र सरकार के हिसाब से पार्लियामेंट ने की है तो उसको डाइल्यूट या डाइवर्ट करने की जरूरत क्या है? क्या हम एक गलत प्रेसिडेंस नहीं खड़ा कर रहे हैं? कल को कोर्ट में क्या होगा कि जब भी इस तरह के विवादास्पद होंगे तो बहुत सारे स्टेट खड़े हो जाएंगे कि साहब हम केंद्र की बात नहीं मानते, आपने दिल्ली में ये रिलीफ दिया है तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली एक प्रेसिडेंस को लेके चलती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा प्रेसिडेंस खड़ा कर रहा है या डाइल्यूट करके खराब प्रेसिडेंस कर रहा है? एक घटना आपको और याद करनी पड़ेगी, जब दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया कि ये तीनों कानूनों को स्थगित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी किसान नेता से ये नहीं पूछा कि तीनों कानून के अंदर कौन सी लाइन किसानों के खिलाफ है, जरा बताएं। बहुत अच्छे कानून भारत सरकार ने जो बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से परमानेंटली भारत के कृषि के रिफॉर्म्स रोक दिए गए और आज किसान परेशान है। कभी कभार हमें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन को मैनेज करने के चक्कर में एक नई समस्या खड़ी कर रहा है, और यही कारण है कि पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार है कानून, क्योंकि पार्लियामेंट के में जो एमपीज आते हैं वो जमीनी हकीकत से आते हैं, उनको लोग चुन के भेजते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनको पता है कि सही क्या और गलत क्या है। जजेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट नहीं है, उनको सिर्फ उतना ही पता है जितना वकील बताते हैं। और यहां पे भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि किस तरह का गलत आर्ग्यूमेंट दिया जिसको मानना नहीं चाहिए था लेकिन माना गया। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो मुद्दा आया, जब ये बहस चल रही थी, तो दिल्ली सरकार के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा, appearing for the Kejriwal government, senior advocate Singhvi said not strengthening the generic law vesting the control of services in Delhi with the union government, the appointment of chief secretary should be done in consultation with CM। ये एक नई परंपरा, ये नया आर्ग्यूमेंट दिल्ली सरकार के वकील ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया। दिल्ली सरकार के वकील को तो अपने जो क्लाइंट है उसके हित का ख्याल रखना है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट क्या लॉजिकल था, क्या वो कानून के हिसाब से था, ये देखने, इसकी व्याख्या करने की जिम्मेवारी कोर्ट की थी।
और जब उसमें कानून में साफ लिखा है कि इज टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पैनल बना के उसमें से लोगों को सिलेक्ट करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को देना क्या उचित है? अगर ये बात आगे बढ़ती है, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पे इस पर बहस होगी, देखेंगे क्या नतीजा आता है। लेकिन अगर ये परंपरा शुरू हुई तो ये बहुत घातक होगी, क्योंकि हर सीएम को आप प्लीज नहीं कर सकते। और केजरीवाल इसी ताक में है कि एक बार यहां परमिशन मिल जाए तो एक एक करके फिर सारे अधिकारियों को वो बदलेगा। फिर वो कहेगा हमें होम मिनिस्टर पसंद नहीं है, हमसे पूछ के लगाओ, हमें फाइनेंस मिनिस्टर पसंद नहीं है, हमें पूछ के लगाओ, हमें एलजी पसंद नहीं है, हमसे पूछ के लगाओ। और कल को वो ये भी बोल देंगे कि साहब जजेस को भी आप हमसे ही पूछ के लगाओ। कहां रुकेगी ये? तो कहने का मतलब ये है कि जो धनखड़ साहब ने कहा, जो मैंने शुरू में बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट को अपनी मर्यादा में रहना है ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, हम एक दूसरे के हितों पे एनक्रोच ना करें, तो शायद हम इस देश को और समाज को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखना यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार इस पे क्या जवाब देती है, क्योंकि एसजी ने कहा कि देखिए मैं इसका जवाब सरकार से पूछ के बताऊं। मुझे ये लगता है कि सरकार इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि कानून में नहीं लिखा हुआ है। और अगर सरकार इस बात को मानती है और सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है, तो हम एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में आपको कई जगह पे, कई डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगा। इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसा हमने किसान आंदोलन के समय देखा, अच्छे कानूनों को स्थगित कर दिया और आज तक उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और हर आने वाले दिनों में आप देखोगे हर राज्यों में इधर या उधर किसानों के प्रदर्शन होते रहेंगे, क्योंकि किसानों की मांगे भी जायज हैं, लेकिन समाधान वो नहीं है जो किसान नेता सुझा रहे हैं। उसके लिए जिन कानूनों की जरूरत है वो भारत सरकार लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पे स्टे लगाने का आदेश दिया। क्यों? इसका जवाब आज तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने समस्या को बढ़ाया या घटाया, ये भी एक चिंता की बात है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।